प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंडर में, पहले भी हमने इसके बारे में बातें की थी, रिसोर्सेज, जो साधन हमें प्रकृति ने दिए हैं उनको रिसोर्सेज कहते हैं। अगर उन साधनों को हम ठीक से प्रयोग करें, सही प्रयोग करें, तो हम तरक्की के राह पर पहुंच सकते हैं। कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं रहेगी। तो पहले हमने इसके बारे में जो लिया था वो वनों के बारे में लिया था, फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट हमारा सबसे बड़ा एक हमारा रिसोर्स है, साधन है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। अब हम जो बातें करेंगे वो सॉइल, इसको मिट्टी कहते हैं हम। जैसे फॉरेस्ट है, मिट्टी है, नदियां हैं, ये और जो मिनरल्स हैं, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इनका हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो फॉरेस्ट के बारे में जो बात की थी, अब हम आगे सॉइल के बारे में बात करेंगे। मिट्टी, ज़मीन का ऊपरी हिस्सा सॉइल कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। और भारत की विशेषता है, भारत को ध्यान में रखते हुए हम बातें करेंगे। तो भारत में मिट्टी जो ऊपरी हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के अंदर हमारी फसल होती है, उसी के अंदर हमारे आने जाने के साधन बनते हैं। तो इस प्रकार से सॉइल के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर जो सॉइल है, इंडिया में जो सॉइल है वो कई प्रकार की सॉइल है। पहले है एल्युवल सॉइल। एल्युवल सॉइल उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। एल्युवल सॉइल जो उपजाऊ मिट्टी है वो प्राय हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसकी लाई गई जो मिट्टी है, उससे जो जमीन बनी है वो बहुत ही उपजाऊ है, समतल है, उपजाऊ है। एल्युवल सॉइल जैसे नॉर्थ पार्ट, चाहे पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, ये सारा नॉर्दर्न पार्ट जो है एल्युवल सॉइल में आता है। दूसरा जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल लावा से जो निकली हुई जो तत्व है, उसके जो मिट्टी बनी है, उसमें कपास की फसल सबसे ज़्यादा होती है, कॉटन। और जो ब्लैक सॉइल है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में और गुजरात में ब्लैक सॉइल होती है, इसीलिए से कॉटन, कपास की उपज ज़्यादा होती है। और कुछ हिस्सा जो है हरियाणा में भी, हिसार, सिरसा, पंजाब में भी, बठिंडा वगैरह, इस तरफ जो है कुछ कॉटन की फसल होती है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के बारे में बात की है। और तीसरा जो है माउंटेन और फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेन की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा धूप लगने से गुरगुरी हो जाती है और पानी के साथ आकर के वो नीचे मैदान को एल्युवल सॉइल बनाने में सहायता करती है। और माउंटेन सॉइल जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े बड़े पेड़ उसमें होते हैं जो कि हमें खूब ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और डेजर्टेड सॉइल, डेजर्टेड सॉइल है वो रेगिस्तान का इलाका, बालू रेत, जिसे वर्षा भी कम होती है। और रेत जो है वो पानी को सोखती है, परंतु वहाँ पर रेन की कमी की वजह से बालू रेत के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, कांटेदार झाड़ियाँ ही होती हैं। और ऊँट वहाँ का एक जानवर जैसे जो कि डेजर्ट में रह सकता है। इस प्रकार डेजर्टेड सॉइल है। और कुछ जो है कोस्टल सॉइल भी हैं, जिनको लैट्राइन सॉइल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो हमने की है ये सॉइल के बारे में। तो सॉइल को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब जो तेज़ वर्षा होगी तो मिट्टी बह के ऊपर की चली जाएगी। तो अगर ऊपरी भाग मिट्टी का चला गया तो नीचे भाग में आप फसल कैसे करोगे? इसी प्रकार हवा तेज चलेगी तो भी ऊपर की मिट्टी उड़ के तो चली गई। तो इसको कंजर्वेशन ऑफ सॉइल
जो मिट्टी का बचाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो मिट्टी कैसे बचाई जा सकती है कि आपका जो खेती का एरिया है उसके चारों तरफ डोल लगा दी जाए, जिससे कि मिट्टी बह करके आगे ना जाए। और जो उसके ऊपर जो खेती जो है, जैसे माउंटेन के अंदर है, तो माउंटेन में खेती जो है स्टेप नुमा की जाए, ढलान में खेती ना की जाए। इस प्रकार से क्या है कि वो बह करके पानी एकदम नीचे नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम ज़मीन को बचाने के लिए हमें कई साधन अपनाए जाने चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ सॉइल है, और मैंने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात की थी। और फॉरेस्ट के अंडर में हमने जो बातें की थी वो उसके अंदर जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की थी। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो है जंगली जानवरों को बचाया जाए, तो उसके बारे में कई बातें हैं। जैसे इसमें कॉर्बेट में जो हिमाचल के आसपास पड़ता है, और इसी प्रकार से गिर फॉरेस्ट जो शेरों के लिए है, इसी प्रकार से काजीरंगा असम में, इसी प्रकार से कान्हा किसली मतलब हिरन वगैरह के लिए है, और इसी प्रकार से भरतपुर सारिका भरतपुर में जानवरों के लिए, और रणथंभौर। तो इस प्रकार से कितनी जो ऐसी हमारे, और पेरियार हाथियों के लिए केरल में है। तो कितने ही जंगल ऐसे बनाए गए हैं, रिजर्व किया गया है जंगली जानवरों के लिए, यहाँ पर उनको सुविधाएँ दी गई है। और ये जंगली जानवरों के लिए और सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने कई जो है जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो बनाए गए हैं, ये उनके बारे में बात की है। और नदियों के बारे में हमने पहले भी बात की थी, आज फिर भी थोड़ा बहुत बात कर देते हैं। नदियों के अंदर जो डैम बने हैं, भारत की जो नदियां हैं, प्रवाह है भारत की नदियों का, वो क्या है सुनिए। जो नॉर्थ की जो नदियां हैं वो तो हिमालय पर्वत से निकलती है, 12 महीने बहती है। परंतु जो साउथ की जो नदियां हैं वो बरसात के दिनों में ज़्यादा बहती है। परंतु नॉर्थ की जो नदियां हैं उस पर भी हमें वर्षा के दिनों में तो ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता, तो वहाँ पर भी हमें डैम बनाने पड़े हैं। तो डैम के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा डैम जो है भाखड़ा डैम बनाया गया सतलुज नदी पर, जिससे पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, इनको सबको बड़ा भारी लाभ हुआ। और जो फसल जो है प्रोडक्शन खूब बढ़ गई, खासतौर से गेहूं की फसल को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। इसी प्रकार से कितने डैम जो बनाए गए। और जो उत्तर की जो नदियां हैं, जैसे पंजाब के अंदर नदियां हैं, सतलुज है, रावी है, व्यास है, झेलम है और सिंधु नदी है, 5 नदियां। और इसी प्रकार से जमुना है, गंगा है, और ऊपर से आकर जो तिब्बत से होती हुई आसाम की तरफ आती है ब्रह्मपुत्र हैं। ये सब नॉर्थ से नदियाँ निकलती है और बरसात के दिनों में ज़्यादा बहती है। तो यहाँ पर हमें डैम बनाने पड़े हैं, जिससे कि बरसात के पानी को रोक करके एक तो बाढ़ आने से रुक जाएगा, और दूसरा जो है पानी की जब हमें ज़रूरत है तो डैम से हम पानी उतना ले सकते हैं। और तीसरा जो वहाँ पर मछली पालन वगैरह हो सकता है पीछे। और चौथा जो बिजली पैदा होने लग गई है, बहुत ज़रूरी है। तो डैम बनाने से बिजली पैदा। और इसी प्रकार मैंने एग्जांपल दिया था दामोदर घाटी का। दामोदर घाटी बंगाल वगैरह के अंदर जो है एक बरसाती नाले थे, वो बेकार जाते थे, उल्टा बाढ़ लेके आते थे, उनको इकट्ठा करके हमने डैम बनाया गया, जो कि सारे बंगाल बिहार वगैरह को उसका फ़ायदा हो रहा है। साउथ के अंदर कुछ नदियाँ, अच्छा जो ऊपर की जो हिमालय की नदियाँ हैं वो तो डेल्टा बनाती हैं, समुद्र में जब गिरती है धीरे धीरे जा करके समुद्र में डेल्टा बनता है। और जो साउथ की नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनता बल्कि फाल बनता है, ऊपर से नीचे तक डाउन होती है, क्योंकि ऊपर नदी है और नीचे डाउन होती है, तो वो फाल बनता है। इस प्रकार जैसे ये अरब सागर में जाने वाली 2 ही नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी। और खाड़ी बंगाल में गिरने वाली जो है
कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी पर भी डैम वगैरह बने हैं, हीराकुद डैम वगैरह। कृष्णा नदी पर भी नागार्जुन डैम बना है, तुंगभद्रा डैम बना है। कावेरी नदी पर भी मैटूर डैम वगैरह बना है। ये डैम इसलिए बनाए गए हैं जिससे पानी को रोक करके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। तो ये आज 3 मुख्य बातों के बारे में बात की है। सॉइल एरोजन, मिट्टी का कटाव और मिट्टी का महत्व, और मिट्टी कैसे मिट्टी का बचाव किया जाए। दूसरा बातें हमने की है कि जो जंगली जानवर हैं उनकी रक्षा के लिए हमने क्या करें। और तीसरी जो हमने बात की है, डैम्स के बारे में बात की है, जो पिछले कुछ बातों में रह गई थी, वो भी यहाँ पे पूरा करने का प्रयास किया गया है। आगे फिर कभी सही। धन्यवाद।